तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी दंगल का आज निर्णायक दिन है। और इस निर्णायक दिन के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग से पहले मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोपहर के बाद नतीजे आ सकते हैं। बीएमसी के परिणाम आएंगे। बीएमसी समेत 29 सीटों के नतीजे आएंगे। यह चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य को तय करेगा, बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए भी अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर है। पिछले 2 दशकों से अधिक का समय हो गया है, यहां शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी में फूट के बाद यह पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के बीच अपना फैसला सुनाया है। तो ये पूरी अपडेट है, हम लगातार इस पर बने हुए हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव जो हो रहे हैं, इसका परिणाम कितना असरदार होगा ये मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में आज वोटों की गिनती होगी, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती से पहले सियासी हलचल काफी तेज है। चुनावी नतीजों का सियासी असर होगा, राजनीतिक असर होगा, देश की राजनीति पर भी इसका असर होगा। नतीजों से यह साफ होगा कि महाराष्ट्र पर कौन राज करेगा। बीजेपी गठबंधन की जीत तो चलेगा, फडणवीस का सिक्का अगर बीजेपी गठबंधन जीतता है तो। एग्जिट पोल में पूरे राज्य में बीजेपी गठबंधन का दबदबा है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल में विपक्ष को भारी नुकसान का भी अनुमान है। मुश्किल में शरद पवार हैं, ठाकरे बंधु हैं, कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी के अजित पवार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद हैं। रुख करेंगे अमृत और सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद है। अमृत, बताइए जरा, बीजेपी मुख्यालय में इस समय क्या तस्वीर है, क्या हलचल हो रही है? सुबह से तस्वीर दिखाइए कुछ लोग। तो उसे समझना बेहद दिलचस्प है। अब देखिए यहाँ पर मराठी जो वोटर्स हैं वो 25 से 30% है। बिल्कुल 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 मैं बात भी करूंगा। यहाँ पर अभी तैयारियों की हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन गहमा गहमी बढ़ी हुई है। देखिए इधर पूरी तैयारी की हम एक तस्वीर आपको दिखा दें। दूसरी तरफ यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। जरा प्रमोद जी ये तस्वीर आप दिखाइए। और यहाँ पर एक एक करके नेता भी आ रहे हैं। थोड़ा उन्हें वक्त चाहिए, थोड़े वक्त के बाद यहाँ पर वे सामने आएंगे मीडिया के सामने और अपनी बात रखेंगे। लेकिन आप देखिए अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम जरा समीकरणों की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मराठी 25 से 30% है, उत्तर भारतीय 22 से 25% है, मुस्लिम वोटर्स 20 से 21% है, गुजराती मारवाड़ी 17% है और दक्षिण भारतीय जो है वो 11% है। अब क्या है कि मुस्लिम वोटर्स उस तरफ हैं जो इस चुनाव में, इस लड़ाई में नजर नहीं आ रहे। मुश्किल ये है कि मराठी वोटर्स को साधने की कोशिश यहां पर की गई दोनों भाइयों की तरफ से, ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से, लेकिन वहां पर सेंध मारी। और उत्तर भारतीय वोटर जो हैं, जो हिंदी बनाम मराठी बनाम गैर भाषाओं का जिक्र किया गया, उसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, तो वो एक तरफा सीधे इस तरफ आ गए। अब देखिए बीजेपी खेमे की तरफ। तो मुश्किल यह है कि इस समीकरण को बदलने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये समीकरण किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह आप बखूबी समझ रहे हैं। अब इस चुनाव में जिस तरीके से दोनों भाई एक साथ आए, दोनों भाइयों ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जरा आपने गौर किया होगा कि इतने लंबे वक्त तक बीएमसी पर दबदबा रहने के बावजूद इस चुनाव में दोनों भाइयों के साथ आने के बाद भी इनके पास कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिस पर ये पूरे महाराष्ट्र को इकट्ठा कर सके। ये सबसे बड़ी कमी खलकर सामने आती है कि आप किसी एक एजेंडे पर, दोनों भाई किसी एक एजेंडे को इतना बड़ा बना नहीं पाते हैं, या इतने बड़े एजेंडे को आप लेकर नहीं आ पाते पब्लिक के बीच, जिस पर आप पूरे महाराष्ट्र को इकट्ठा कर पाए, जिस पर आप एक आंदोलन की जो हम तस्वीर देखते हैं उस तरह की तस्वीर आप नहीं उबार पाते। वो जनता के बीच वो डायरेक्ट मैसेज नहीं जाता, बल्कि आप वहीं
पुरानी घिसी पीटी बातें लेकर आते हैं, उन्हीं मसलों का जिक्र करते हैं और आप चाहते हैं कि वो एग्रेशन में बदल जाए। आप चाहते हैं कि मराठा जो वोटर्स हैं, जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, जितने हैं, चाहे वो गैर मराठी हो, वो सब उस मुद्दे पर आ जाए। तो यहां पर आप वो लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वहां भी आप कितने लोगों को टारगेट करते हैं? वहां 25 से 30% वोटर्स जो हैं मराठी, आप उन्हें फोकस करते हैं, आप उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर सेंधमारी हो जाती है, यहीं पर समीकरण हावी हो जाते हैं और इसी का फायदा सीधे तौर पर यहां पर नजर आता हुआ भी नजर आ रहा है। थोड़ी देर में यहां पर तस्वीरें और बदलेंगी, गहमा गहमी की भी तस्वीर हम आपको हलचल और तेज हो जाएगी। अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए, काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं। सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। अमृत जो बात कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए सत्यप्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप हमें 5 पॉइंटर्स में बताइए कि ठाकरे बंधुओं का जो जादू था वो इन चुनावों में कम कैसे नजर आया? 5 फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्या वो कारण है, जरा पॉइंट में बताइए। देखिए विवेक, जिस तरह से ठाकरे बंधुओं ने राजनीति की, जिस तरह से प्रचार किया, साफ तौर से दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने भाषावाद को लेकर किया, क्योंकि जिस तरह से हिंदी बनाम मराठी करने को कोशिश किया गया, दूसरा मराठी बनाम गुजराती किया गया और मराठी बनाम कहीं कहीं साउथ इंडियन किया गया। उनको लगा था कि जो मराठी वोटर हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन मराठी वोटर जो पढ़े लिखे हैं वो विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। दूसरी बात, उनको लगा था कि जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर उनके साथ में आएंगे, उनको वोट करेंगे। लेकिन कहीं कहीं एग्जिट पोल जो आए हैं सामने, साफ तौर से जिस तरह महायुति की सत्ता आते हुए दिख रही, कहीं कहीं मुस्लिम वोटर भी उनको दरकिनार कर दिया है। तो यही वजह रही कि ठाकरे ब्रदर्स को कहीं कहीं जो मराठी के साथ साथ मुस्लिम वोटर ने भी उनको वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से कहीं कहीं बीएमसी की सत्ता से वो दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ठाकरे बंधुओं का, ठाकरे का जिस तरह से बीएमसी में सालों साल से यहाँ पे कहीं कहीं सत्ता काबिज था, कहीं कहीं जाते हुए दिख रहा है। कुछ ही समय बाकी है, जब ईवीएम खुलेगा, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है और कुछ ही समय बाकी कहीं है, ईवीएम खुलेगा। ईवीएम जो है मुंबई के 23 काउंटर सेंटर बनाए गए हैं। 23 काउंटर सेंटर पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़े किए गए हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको छोड़ा जाएगा, इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको छोड़ा जा रहा है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे समर्थक आने वाले हैं, उम्मीदवार आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ही समय बाकी है जब मुंबई के जो बीएमसी के जो 1700 उम्मीदवार हैं, कहीं न कहीं उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। और मुंबई सहित जो 28 महानगर पालिका है, इसमें भी कहीं न कहीं जहां पवार फैमिली पर भी फैसला होने वाला। पुणे को हम नहीं छोड़ सकते। पुणे में जिस तरह से शरद पवार और अजित पवार साथ में आए हैं, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और परभनी में 3 जगह साथ में आए हैं और हर जगह चुनाव अलग लड़ रहे हैं। और जल्द ही ये पार्टी जो अप्रैल में बताया जा रहा है कि ये मर्ज होने वाली है, शरद पवार पार्टी जो है कहीं कहीं अजित पवार में मर्ज हो जाएगी, तो कहीं वहां पर भी कहीं काफी दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी उनके सामने है, महायुति में यहाँ पे सत्ता में है और वहां पे सामने है। सत्यप्रकाश, आप कह रहे हैं मर्ज हो सकती है, यानी दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं, तो कितना ये संभव है कि नतीजों पर ये निर्भर बहुत करता है, क्योंकि अगर नतीजे थोड़े बहुत भी इधर उधर आए तो क्या ये संभावनाएं कम हो जाएंगी? देखिए, ये चीज़ हमने अजित पवार से भी पूछा था, जब उनसे बात किया था, उन्होंने कहा था कि ये नेता और हमारे कार्यकर्ता पे डिपेंड करते हैं, लेकिन साफ तौर से इशारा कहीं कहीं पॉजिटिव है दोनों तरफ से। जहां सुप्रिया सुले कह रही कि हमारी पारिवारिक विवाद नहीं है और कार्यकर्ता और जो हमारे नेता वो चाहेंगे तो जरूर मर्ज होगा, तो कहीं कहीं दोनों तरफ से हरी झंडी है। हार हो या जीत हो, दोनों कहीं कहीं साथ में होने वाले हैं। अप्रैल में जहाँ तक आशा है कि अप्रैल में वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जो शरद पवार की उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से कहीं पार्टी जो है शरद पवार की कहीं उसको पकड़ कम होती जा रही है। सुप्रिया सुले हैं, वो जो कि एमपी है, वो सेंट्रल में जाना चाहती हैं और महाराष्ट्र की जो सत्ता है वो अजित पवार संभालेंगे, ये अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं और जो इशारों में बात चल रहा है कहीं के साफ तौर से दिख रहा है। जी।